हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो फरवरी 2025 से अब तक आरबीआई ने अबाउट 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, जिसकी वजह से अभी दिसंबर 2025 में हमारा जो रेपो रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो अबाउट 5.25% के आसपास है। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले टाइम में ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आरबीआई फिर से 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। और अभी यहाँ पर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर हम आरबीआई और इंटरेस्ट रेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो हमने डेटा डिस्कस किया है उसके पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल रीजन है। और वो रीजन ये है कि जब भी महंगाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो कम हो, जिसकी वजह से डिमांड कम हो, और डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशन या महंगाई भी कम हो। और इसीलिए हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में क्या होता है, लोग कम बोरो करते हैं, जिसकी वजह से अगर कम स्पेंडिंग होगा तो बिजनेसेस भी कम एक्सपैंड करते हैं, कम फैक्ट्रीज में पैसे लगाते हैं, कैपेक्स में पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी कम बोरो करते हैं। एंड फॉर दैट रीजन हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के टाइम पे लोन्स का जो डिमांड होता है वो भी कम होता है। और जब लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है तो क्या होता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जहां पर लोग ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि लोन लेना सस्ता है, और वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो बिजनेसेस भी लोन लेके अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं, एक्सपेंशन में पैसे लगाते हैं। और इसी रीजन की वजह से लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में लोन्स का डिमांड ज्यादा होता है। एंड ऑब्वियसली लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जब लोन सस्ते होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बैंक्स को मिलता है, एनबीएफसीज को मिलता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलता है, और जो डिजिटल लेंडर्स होते हैं और ये जो एसएमई फोकस्ड एनबीएफसीज होते हैं, ऐसे तमाम फाइनेंशियल कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलता है। और जब फरवरी 2025 में ये इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू होने वाला था, उससे 7-8 महीने पहले से ही मार्केट ने ये एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी भागना शुरू हो गया था। एंड इफ यू रिमेंबर, लास्ट ईयर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे आरबीआई के रेट कट के ऊपर और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। एंड इफ यू रिमेंबर, बहुत सारे वीडियोस का टाइटल था तैयार रहो। एंड ऑब्वियसली जब मार्केट कुछ एंटिसिपेट करता है तो फर्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी उस फेज में, उस एंटिसिपेशन फेज में ऑलरेडी वो आ चुका होता है। और ये ग्रोथ आप क्लियरली बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देख सकते हो, जहां पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 25% ऊपर जा चुका है। और यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर सेक्टर बढ़ने के बाद तो हर कोई बोल सकता है। अगर आप ऐसे बोलते हो तो आप जाके 10-11 महीने पहले के वीडियोस जाके देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये कोई सुपरमैन वाला नॉलेज नहीं है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, ये कॉमन नॉलेज है। कॉमन नॉलेज क्या है, जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होने लगता है तो सबसे पहले उसका फायदा बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर और जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसी को मिलता है। और ये बात अगर आपको सरप्राइजिंग लगता है तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सेक्टर रोटेशंस कैसे काम करते हैं और मार्केट में और अलग अलग सेक्टर में ट्रेंड्स किस तरीके से चेंज होते हैं। एंड बाय चांस अभी तक अगर आपने इसको नहीं सीखा है तो डोंट वरी, आप हमारा फ्री इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में जो बूट कैंप चल रहा है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर हम शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इफेक्टिव ट्रेड सेटअप सिखाने वाले हैं, सेक्टर रोटेशंस में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, और एआई की मदद से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करना है, मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, एंड फाइनली सुपर ट्रेंड्स की मदद से हाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करना है। ये तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इस बूट कैंप में कवर किए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बूट कैंप एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन बूट कैंप में जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, जहां पर हम सिर्फ फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशंस को ही एंटरटेन करते हैं, और इसीलिए जो पहले रजिस्टर करेगा उसको स्लॉट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसके बाद सबके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि फर्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ तो ऑलरेडी आ चुका है, अभी सेकेंड लेग ऑफ ग्रोथ क्यों आ सकता है। तो हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे और साथ ही साथ हम एक बहुत बड़े कंपनी का रिपोर्ट भी एनालाइज करेंगे, जहां पर वो इस सेक्टर से 5 पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में बात करता है। तो हम उन कंपनीज के बारे में भी जानेंगे, उनके नंबर्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ चार्ट पे हम ये भी देखेंगे कि अभी उनमें अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी सबसे पहले एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हाउसिंग फाइनेंस है, जो एनबीएफसीज है, स्मॉल एनबीएफसीज है, वहां पर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इसलिए आ सकता है, या यूं मान लीजिए वहां पर ट्रिगर है टेलविंड्स और डी रिस्क क्रेडिट एक्सपेंशन, जिसको गवर्नमेंट ने गारंटी किया है। अभी ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट यू गिव मी 3 मिनट्स ऑफ टाइम, मैं आपको ये सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। तो सबसे पहले ये न्यूज आर्टिकल देख लीजिए, जिसको बजट के टाइम में रिलीज किया गया था, जहां पर यह बोला जाता है कि निर्मला सीतारमन अनाउंसेस एनहांस्ड सपोर्ट फॉर एमएसएमईज एंड एंटरप्रेन्योर्स, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने
क्रेडिट गारंटीड कवर अनाउंस किया था फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से इफेक्टिवली उनका जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जिसकी वजह से बोला जाता है कि अबाउट 1.5 लाख करोड़ क्रेडिट जो है वो ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स अनलॉक हो सकता है। यानी बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, जो कोलैटरल फ्री लोन लेना जो है वो आसान हो जाएगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से और आने वाले टाइम में 25 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट और भी कम होगा तो स्मॉल बिजनेसेस इस कोलैटरल फ्री लोन फैसिलिटी का भरपूर फायदा उठाए उसका चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इस स्कीम का नाम है CGTMSE, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड ऑफ कोर्स इस फैसिलिटी की वजह से अगर लोन इजीली अप्रूव होते हैं तो बैंक्स का जो और एनबीएफसीज का जो लोन बुक है वो भी बढ़ेगा, लोन बुक बढ़ेगा, लोन बुक में ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी पैसे कमाएगा। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने ये कोलैटरल फ्री लोन दिया और उसके बाद इन स्मॉल बिजनेसेस ने डिफॉल्ट कर दिया, तब क्या होगा? तो देखिए ये एक गवर्नमेंट बैक्ड गारंटीड फंड है जहां पर एक बड़ा पोर्शन ऑफ लॉसेस गवर्नमेंट कवर करेगा, जो बैंक्स के लोन बुक को सेफ्टी देगा। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी ने लोन लिया है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, जो पैसा है वो वसूला जाएगा, उनके एसेट्स बेचे जाएंगे, वो सब कुछ होगा। लेकिन एक लोन का जो मेजर एक बड़ा पोर्शन ऑफ अमाउंट है वो लॉसेस गवर्नमेंट कवर कर देगा। और इसकी वजह से दिस कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर जो अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हरकत में आ सकता है और एनबीएफसीज और ये जो बैंक्स है और जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहां पर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। और उसके बाद पॉलिसी के मामले में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, रिसेंटली आरबीआई ने जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है उसको रिवाइज कर दिया है, जो एलवीटी रेशियो होता है उसको रिवाइज कर दिया है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी स्मॉलर गोल्ड लोन्स देते हैं अप टू 2.5 लाख का, उन्हें अभी अप टू 85% का एलटीवी मिल सकता है। यानी पहले जो गोल्ड प्लेज करके उनको लोन मिलता था वही गोल्ड प्लेज करके उन्हें अभी ज्यादा लोन मिलेगा, नहीं अभी फंड्स ज्यादा मिलेंगे। और इसकी वजह से भी क्या होगा, अभी बैंक्स और एनबीएफसीज ज्यादा लोन दे पाएंगे और ज्यादा लोन्स देंगे तो लोन बुक में ग्रोथ होगा। अगर लोन बुक में ग्रोथ होगा तो कंपनी ज्यादा पैसे कमाएगा और कंपनी ज्यादा पैसे कमाएगा तो ऑब्वियसली अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, तो स्टॉक का प्राइस भी या स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। तो अभी इन तमाम रीजंस की वजह से डी रिस्क क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेटरी टेलविंड आ रहा है। और अभी अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के रिलेटेड देखेंगे तो जेफरीज ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस, टेक लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज और ये जो लेंडिंग टू स्मॉल बोरोवर्स वाले जो कंपनीज है उनको स्पेसिफिकली उन्होंने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में आप ये भी देख सकते हो कि जेफरीज ये बोलता है कि इन स्टॉक्स में अप टू 44% का अपसाइड पोटेंशियल भी है। और अभी हम इन सारे कंपनीज को वन बाय वन देखेंगे, ये कंपनीज करते क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखेंगे और साथ ही साथ मूविंग एवरेज में ये अप ट्रेंड दिखा रहा है या डाउन ट्रेंड दिखा रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कंपनी जिसके बारे में जेफरीज बात करता है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी एग्जैक्टली करता क्या है उसको डिटेल में समझने के लिए हमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना होगा। तो इसके एनुअल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कंपनी बोलता है कि दे आर द लार्जेस्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। और उसके अलावा इंडिया में ये लार्जेस्ट इशुअर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है टू लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनके लिए ये फंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है इंडिया में लार्जेस्ट। और उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के लिए यानी एनपीएस के लिए सेकंड लार्जेस्ट सीआरए प्रोवाइडर है। तो ऐसे ही रिलेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ये कंपनी अलग अलग एएमसीज के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, पेंशन स्कीम्स वगैरह वगैरह के लिए प्रोवाइड करता है। सो करंटली अगर हम इस कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो अबाउट 52.4 के आसपास है। कंपनी के ऊपर डेट अबाउट 47 करोड़ के आसपास है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स अबाउट 157 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से कंपनी इफेक्टिवली डेट फ्री भी हो जाता है और कैश रिच भी हो जाता है। प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स प्लेज नहीं किया है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो 2019 से लगातार ग्रो हो रहा है और हर साल कंपनी ने पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया है। और वही अगर हम लास्ट 5 इयर्स में देखेंगे तो सेल्स 481 करोड़ से बढ़ के अभी 1091 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और वही अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 68 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद टैक्स ऐड करने के बाद -65 करोड़ हो गया था। अगर हम इसको एक्सेप्शन मानेंगे और अगर हम 2022 का डेटा कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट उस टाइम 149 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ के अबाउट 333 करोड़ के आसपास है इन द ईयर 2025। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में
प्रॉफिट जो है वो अबाउट 346 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा, क्योंकि अगर आप दिसंबर 2022 से अब तक देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 49.91% से रेड्यूस होके 22.89% तक पहुंच गया है। यानी इस पूरे टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 27-28% का स्टेक बेचा है, और उसमें से लगभग 17% स्टेक जो है वो एफआईएस के पास गया है, क्योंकि एफआईएस का होल्डिंग दिसंबर 2022 में 8.36% था, जो अभी बढ़ के 25.53% हो गया है। ईएस का होल्डिंग ऑलमोस्ट जहां था वहीं पर है, क्योंकि दिसंबर 2022 में होल्डिंग 23.61% के आसपास था और अभी भी अराउंड 24.81% के आसपास ही है। और बचा पब्लिक, और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 18.11% से बढ़ के अबाउट 26.76% के आसपास पहुंच गया है। यानी प्रमोटर ने जो भी बड़ा स्टेक बेचा था उसमें से अबाउट 7 to 8% स्टेक जो है वो रिटेल के पास आया है। एंड ऑफ कोर्स अभी एक सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि प्रमोटर क्यों इतना ज्यादा बेच रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें प्रमोटर कौन है वो जानना जरूरी है। तो यहां पर प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड पीटीई लिमिटेड, और ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। और जो प्राइवेट इक्विटी होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो कंपनी जब छोटा होता है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाते हैं, और उसके बाद कंपनी का जब आईपीओ आता है तो वहां पर वो अपना स्टेक बेच के अगले छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और इंडिया में इन्होंने बस केफिन में ही इन्वेस्ट नहीं किया है। तो यहां पर अगर आप उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो यहां पर आपको तमाम कंपनीज दिख जाएंगे, जैसे कि फोन पे है, और यहां पर आपको रिलायंस रिटेल दिख जाएगा, एको इंश्योरेंस दिख जाएगा, जियो दिख जाएगा, अन अकेडमी, नो ब्रोकर। और यहां पर देखिए इन्होंने बाइजूस में भी इन्वेस्ट किया था। एंड आई डोंट नो अभी बाइजूस ऑपरेशनल है या कंपनी बंद हो गया, आई डोंट नो, आप कमेंट में बताइए। और यहां पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज दिख जाएंगे, जैसे कि एब्सोल्यूट बारबेक्यू है, डीमार्ट है, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसको आप यहां पर आके देख सकते हो। और इन्होंने केफिन में 2019 में इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद जब धीरे धीरे कंपनी बड़ा हुआ, और उसके बाद जब 2022 दिसंबर में जब इनका आईपीओ आया तो वहां पर ये जो जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड है दे वेर सेलिंग एज प्रमोटर, और उन्होंने अबाउट 1500 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में बेचा था। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जो भी ऑफर फॉर सेल में शेयर सेल किया जाता है वो पैसा प्रमोटर के जेब में जाता है, और जो फ्रेश इश्यूज में शेयर बेचे जाते हैं वो पैसा कंपनी के खाते में जाता है। और जितना पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, यानी जितना पैसा आईपीओ में फ्रेश इश्यू से रेज किया जाएगा, उतना ही अच्छा कंपनी के लिए होता है, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो कंपनी अपने खुद के ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि कंपनी ग्रो होगा तो शेयर का प्राइस भी ग्रो होगा। तो इसीलिए यहां पर ये जो प्राइवेट इक्विटी वाला प्रमोटर है, अगर वो शेयर्स बेच रहा है तो इट इज नो सरप्राइज, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी थोड़ा बड़ा होता है, आईपीओ आ जाता है, तो दे एग्जिट एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्मॉलर कंपनी। और यहां पर अच्छी बात यह है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ शेयर्स ही पब्लिक के पास आया है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो है उसको एफआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके अलावा अगर हम पब्लिक होल्डिंग को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहां पर भी एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके पास अबाउट 10.69% ऑफ द कंपनी है। और उसके बाद कंपनी के जो फाउंडर है, जिनका नाम है पार्थ सारथी, उनके पास अबाउट 1.15% ऑफ द कंपनी। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली पब्लिक के पास जो कंपनी है वो अबाउट 12 to 13% स्टेक ही है। और इसके बाद अगर हम इस कंपनी का मूविंग एवरेज देखेंगे तो आईपीओ आने के बाद कंपनी में एक बहुत बड़ा बुल रन हुआ था, एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड हुआ था, और पीक में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो 5 टाइम्स का मल्टी बैगर भी बना था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो अभी क्या हुआ है, अभी कंपनी के स्टॉक में करेक्शन हुआ है। करेक्शन कितना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 35% का करेक्शन हुआ है फ्रॉम इट्स पीक। और फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस है वो इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है इसके नीचे है। और यूजुअली प्राइस जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होता है वहां पर बोला जाता है कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब भी प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होता है तो बोला जाता है स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। सो फिलहाल के लिए स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, और आने वाले टाइम में अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोज होता है और उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन एज अ सपोर्ट काम करता है, यानी अगर प्राइस ऊपर गया और फिर से गिरा तो यहां पर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन उसको नीचे नहीं आने देता है, तब बोला जा सकता है कि 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, और यहां से अप ट्रेंड आने के पॉसिबिलिटीज बढ़ सकते हैं। लेकिन वही अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन सपोर्ट का काम नहीं करता है, बार बार ये सब 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करता है, फिर से उसके नीचे आता है, तो यहां पर स्टॉक साइडवेज भी जा सकता है या स्टॉक नीचे भी गिर सकता है। बट प्लीज नोट दैट जो भी जेफरीज ने स्टॉक्स को रेफर किया है या जो भी हम एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, उनके चार्ट्स वगैरह देखते हैं,
वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस एंड टेक योर ओन डिसीजंस। और उसके अलावा रिसेंटली इस कंपनी में एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ था कि इन्होंने सिंगापुर का जो एसेंट फंड सर्विसेज है उसमें से 51% स्टेक एक्वायर किया था फॉर अबाउट $35 मिलियन। और ये बोला गया था कि इस एक्विजिशन की वजह से कंपनी में अबाउट 250 एक्सपर्ट्स आएंगे और कंपनी का जो एसेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अबाउट $340 बिलियन तक प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और ये भी बोला गया था कि ये जो एक्विजिशन है इसकी वजह से केफिन टेक्नोलॉजीज का जो इंटरनेशनल रेवेन्यू शेयर है वो कंसिडरेबली बढ़ सकता है। और यहां पर यह भी बोला गया था कि जो रिमेनिंग 49% ऑफ द स्टेक है उसको 3 इक्वल ट्रेंचेस में एक्वायर किया जाएगा। पहला ट्रेंच एक्वायर किया जाएगा 2028 में, दूसरा 2029 में और तीसरा 2030 में एक्वायर किया जाएगा, जिसके बाद केफिन टेक्नोलॉजीज के पास इसका 100% ओनरशिप होगा या स्टेक होगा। और इस एक्विजिशन की वजह से रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है उसके बारे में भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पर देखिए कंपनी के सीईओ ये बोलते हैं कि इस एक्विजिशन की वजह से इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है जहां पर करंट रेवेन्यू अबाउट 5% के आसपास है वो अबाउट 16% तक जा सकता है और नियर टर्म में ये 25% भी क्रॉस कर सकता है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में जेफरीज ने बताया है और इस कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। एंड ऑफ कोर्स नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के लोन बुक को और अच्छे से समझने के लिए हम कंपनी का जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहां का डेटा देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अबाउट 11,767 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अबाउट 61% जो है वो होम लोन्स में है। और उसके बाद एयूएम का जो 18% ऑफ द पैसा जो है वो स्मॉल बिजनेस लोन्स के रूप में दिया गया है और उसके बाद 15% क्वाजी होम लोन्स में है, 3% इंश्योरेंस लोन्स में है और ये जो टॉप अप लोन्स है उसमें अराउंड 3% का एयूएम डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूजुअली जब भी आप फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज को एनालाइज करते हो तो वहां पर पी रेशियो से ज्यादा रेलेवेंट पीबी रेशियो होता है या जिसको बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। और ऐसा क्यों है इसको मैंने पहले के वीडियो में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया है, अगर आप चाहे तो जाके पहले के वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 3.13 के आसपास है। और ये जो पीबी रेशियो है ये महंगा है या सस्ता है इसको एनालाइज करने के लिए आप इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ ये वैल्यू चेक करके देख सकते हो। जैसे कि अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 3.78 के आसपास है। पिरामल फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 1.26 के आसपास है। एलआईसी का अबाउट 0.76 के आसपास है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और वही अगर आप थोड़े छोटे प्लेयर्स को देखेंगे तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 3.07 के आसपास, आवास फाइनेंसर्स का प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 2.65 के आसपास। और अभी तक मैंने जो कंपैरिजन किया है, अभी आप जो कंपैरिजन करने वाले हो उसके बेसिस पे आपको एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है उसको आप कमेंट्स में लिख के कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक जो आपने वीडियो देखा है वो आपको अगर वैल्यूएबल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। अभी इसके बाद अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स जो है वो 2017 से लगातार बढ़ रहे हैं और 2017 से अब तक ऐसा कोई भी साल नहीं दिख रहा है जहां पर सेल्स में डी ग्रोथ हुआ हो। और वही अगर आप लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 2021 में सेल्स अबाउट 640 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 2025 में बढ़ के 1750 करोड़ के आसपास पहुंच गए और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये सेल्स 1998 करोड़ के आसपास है। और वही अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट अबाउट 267 करोड़ के आसपास था, जो अभी 2025 में बढ़ के 751 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट अबाउट 843 करोड़ के आसपास है। और इसको अगर आप थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देखना चाहे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 29% के आसपास है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 27 के आसपास है, 5 इयर्स में ये 29% है और 5 इयर्स में सेल्स ग्रोथ अबाउट 28% के आसपास है, जो कि काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर भी केफिन की तरह आपको यहां पर सिमिलर सेलिंग पैटर्न दिखेगा, जहां पर आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर्स पहले प्रोमोटर का होल्डिंग 62.13% के आसपास था, उसके बाद लगातार प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है, जून 2024 में 54% के आसपास पहुंच जाता है, उसके बाद 53, 52 और अभी प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो अबाउट 23.87% के आसपास है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग में आपको एक पर्टिकुलर कंपनी नजर आएगा जिसका नाम है वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर फंड, जिनका होल्डिंग कंपनी में पहले अबाउट 34% के आसपास था, 34.48% के आसपास था
और इन्होंने धीरे धीरे अपना स्टेक बेचा और अभी इनका होल्डिंग 0 हो चुका है। अभी इन्होंने बेचा तो खरीदा किसने, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खरीदारी तो एफआईएस ने किया है, जिनका होल्डिंग 14.05% से बढ़ के अभी 35.36% के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाद दूसरे सबसे बड़े बायर्स है डीआईएस। अगर हम वैसे देखें तो डीआईएस ने एफआईएस से थोड़ा ज्यादा ही खरीदा है, जहां पर डीआईएस का होल्डिंग 2.57% से बढ़ के 25.87% के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाद अगर हम पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक को खरीदने का मौका नहीं मिला है, बल्कि पब्लिक ने बेचा है। पब्लिक ने अबाउट अभी देखेंगे तो 21.81% से स्टेक कम हो के अभी अबाउट 14.89% के आसपास पब्लिक का स्टेक, यानी पब्लिक ने अबाउट 6 to 7% स्टेक बेचा है। और उसके बाद अगर हम इसका मूविंग एवरेज चार्ट देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेके अब तक ये जो कंपनी है ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। काइंड ऑफ ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कंपनी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, नीचे एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक आता है और फिर से रिबाउंस कर देता है। तो आईपीओ आने के बाद से अब तक ये इसी रेंज के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। और रही बात मूविंग एवरेज ट्रेंड की, तो यहां पर आप देख सकते हैं येलो कलर का लाइन जो है वो 100 डेज मूविंग एवरेज है और करंटली प्राइस जो है वो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, यानी अभी यहां पर स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहां पर नीचे आप देख सकते हो स्टॉक थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है और जब भी स्टॉक रिकवर करता है तो रिकवरी के अर्ली साइंस जानने के लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो 50 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये जो ब्लू कलर का लाइन है आप देख सकते हो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है, यानी अगर आने वाले टाइम में अगर प्राइस जो है वो 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन, ये जो ब्लू कलर का लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मान सकते हैं कि हाँ इस कंपनी में अभी ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और उसके बाद अगर ये फाइनली ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है और इस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को एज अ सपोर्ट यूज करता है और ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन ब्रेक करके नीचे नहीं आता है तो हो सकता है यहाँ पर अप ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाए। बट हैविंग सेड दैट सबसे पहला पड़ाव है 50 डेज मूविंग एवरेज और उसके बाद आएगा 200 डेज मूविंग एवरेज। और कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन को भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, किस तरीके का एनालिसिस आप करते हो, उसके बेसिस पे आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। बट प्लीज नोट दैट जो भी चार्ट हम डिस्कस करते हैं, जो भी स्टॉक एज ए है वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दिस इज ओनली एंड प्योरली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। और उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में जेफरीज ने बात किया है और वो कंपनी है बंधन बैंक लिमिटेड। और इस कंपनी में प्रेजेंटली प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो अबाउट 0.98 के आसपास है। अब यहाँ पर आपके स्किल बिल्डिंग के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इसको आप इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ कंपेयर कीजिए और उसके बेसिस पे, उस कंपैरिजन के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता है या महंगा है। जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो लास्ट 5 इयर्स में लगातार बढ़ रहा है। हर साल यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक छोटा सा नेगेटिव ग्रोथ हुआ है कंपनी के सेल्स में और वही ट्रेंड जो है वो प्रॉफिट्स में भी नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर लगातार हो रहा था, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर जो पब्लिक का होल्डिंग है वो लास्ट 4 क्वार्टर्स में लगातार कम हो रहा है, जहां पर 4 क्वार्टर्स पहले यहां पर पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 21.32% था, जो अभी रिड्यूस होकर अबाउट 18.39% के आसपास पहुंच गया है। तो यहां पर अगर पब्लिक ने बेचा है तो खरीदा किसने है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने एक छोटा सा स्टेक खरीदा है, जहां पर प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो 39.98% से थोड़ा सा बढ़ के 40.29% हो गया है। और उसके बाद एफआईएस अगर आप देखेंगे तो वो जहां पर पहले थे वहीं पर अभी है, अभी अबाउट 23.23% के आसपास था, अभी ये थोड़ा सा माइन्यूट होल्डिंग बढ़ के 23.44% हो गया है। लेकिन यहाँ पर डीआईएस ने पब्लिक से एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, जहां पर डीआईएस का होल्डिंग 15.41% से बढ़ के अभी 17.82% के आसपास हो गया है। यानी बेसिकली यहां पर पब्लिक ने बेचा है और यहां पर डीआईएस और प्रमोटर्स ने खरीदा है। और इसके बाद अगर आप इस कंपनी का मूविंग एवरेज चार्ट देखेंगे तो जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन बीच में कंपनी में एक छोटा सा रिकवरी जरूर हुआ था, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक जो है वो बार बार 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आता है, लेकिन फिर से जब नीचे आता है तो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है ये इसको प्राइस को सपोर्ट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से प्राइस ब्रेक होके नीचे चला जाता है। प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है और ये सपोर्ट लेवल सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि जब प्राइस पहले गिरा था तो यहां पर प्राइस रुका था
और उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ और फिर से नीचे गिरा था, तो प्राइस इसी लेवल के आसपास देखिए यहाँ पर रुका था और अभी थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, अभी फिर से प्राइस गिर रहा है। तो यहीं पर प्राइस रुकेगा, यहां से बाउंस करेगा नहीं करेगा, दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। और फिलहाल के लिए अगर हम मूविंग एवरेज देखेंगे तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है और बार बार जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आता है, 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आता है, लेकिन ये जो लाइन है ये सपोर्ट देने में अभी तक नाकाम रहा है, जिसकी वजह से बार बार ऊपर आता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से नीचे आ जाता है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न यहां पर भी रिपीट हो रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में अगर प्राइस भले ही 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चला जाए, लेकिन फिर से जब प्राइस गिरेगा तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन उसको सपोर्ट देने का काम कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, दैट विल डिसाइड कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है या नहीं आ सकता है। एंड ऑल्सो जेफरीज ने जो बाकी 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है उसका डिटेल्स में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और फ्री टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ऐसे ही और भी इन डेप्थ एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीखना चाहते हो, ट्रेड सेटअप, सुपर ट्रेंड, सेक्टर रोटेशन वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आई होप दैट आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा होगा। Thank you so much for watching. I will see you in the next video.